नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जेसीईआरटी द्वारा जारी किए गए झारखंड जैक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए क्लास 12 की जियोग्राफी यानी कि भूगोल का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह मॉडल पेपर जो है सब्जेक्टिव पेपर है और ये हमारा सेट 1 है। ठीक है, इसी मॉडल क्वेश्चन पेपर आधारित आपको एग्जाम पेपर में भी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही रहेगा, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। एग्जाम पेपर में आपको समय मिल जाएगा 1 घंटा 30 मिनट, कुल पूर्णांक रहेगा आपका 35। जियोग्राफी में आपको कुल पूर्णांक 35 देखने को मिलेगा, समय मिल जाएगा आपको 1 घंटा 30 मिनट। कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या 19 रहेगा। इसके पहले की वीडियो में हम लोग जो है सब्जेक्टिव पेपर के लिए प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख चुके हैं। प्रश्न संख्या 8 से लेकर 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 15 से लेकर 19 तक। ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी को देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड ग में आपको देखने को मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जहां पर 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, बट आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। 3 प्रश्नों के उत्तर देने से आपको 5 अंक के प्रश्न है, कुल मिलाकर आपको जो है 15 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो का लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न संख्या 15 में दिया हुआ है, विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों का वर्णन करें। आपको लिखना है इसका उत्तर कि विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला आपको लिखना है भौगोलिक कारक। पहला आपको लिख देना है भौगोलिक कारक। ठीक है, भौगोलिक कारक में आपका जलवायु आता है, भू आकृति, जल की उपलब्धता, मृदाएं, ये सब आता है। तो आपको लिखना है पहला पॉइंट जो है जलवायु। भौगोलिक कारक का पहला पॉइंट आपको लिखना है जलवायु। इसमें आपको लिख देना है कि अति उष्ण या ठंडे मरुस्थलों की अपेक्षा उत्तम जलवायु वाले भागों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। भू आकृति। भू आकृति जनसंख्या सामान्यतः समतल मैदानों और मंद ढालों पर अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। जल की उपलब्धता। जल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जनसंख्या का बसाव स्वच्छ जल की पर्याप्त आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही होता है। ये आपको लिखना है। नदी घाटियाँ, जहाँ पर नदी के किनारे लोग अधिक मात्रा में बसते हैं। ठीक है, नदी घाटियाँ विश्व में सर्वाधिक सघन बसे क्षेत्र है, ये आपको लिख देना है। मृदाएं, जहाँ पर उपजाऊ मृदाएं पाई जाती है, ठीक है, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहता है। उपजाऊ मृदा वाले भागों में जनसंख्या का बसाव अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये आपको लिख देना है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक आपको लिखना है। इसमें आपका औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधारभूत सुविधाएं, परिवहन सुविधा, खनिज, ये सब लिखना है। ठीक है, एग्जाम पेपर में जब भी आप लिखोगे ना तो आपको अच्छी तरह से पॉइंट्स को लिखना है। ठीक है, बाकी डिस्कस जो है वो अपने से लिखना है। इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो याद रह जाएगा। आपको लिखना है औद्योगिकरण। आर्थिक कारक का पहला पॉइंट आपको लिखना है औद्योगिकरण। इसमें आपको लिख देना है कि औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है, अतः यहाँ जनसंख्या का बसाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। सभी को पता है कि जहाँ औद्योगिकरण है, जहाँ पर कल कारखानाएं हैं, वहाँ पर जनसंख्या का बसाव अधिक होता है। नगरीकरण, नगर में जनसंख्या ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि नगर में रोजगार ज़्यादा मिलता है। ठीक है, नगरों की उपलब्ध सुविधाएं भी जनसंख्या बसाव की अधिकता के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी होती है। आधारभूत सुविधाएं, जहां लोगों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होती है, वहां जनसंख्या बसाव अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। ये सभी को पता है कि जनसंख्या कहाँ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये आपको पॉइंट्स लिखना है। ठीक है, परिवहन सुविधा, जहाँ पर परिवहन सुविधा अच्छा रहेगा वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगा। परिवहन सुविधा उपलब्धता वाले क्षेत्रों में जनसंख्या बसाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। खनिज, जहाँ पर खनिज की पेटी रहेगा, ठीक है, खनिज की मात्रा जहाँ पर अधिक रहेगा वहाँ पर जनसंख्या का बसाव जो है ज़्यादा होगा। खनिज उपलब्धता वाले भागों में जनसंख्या का बसाव अपेक्षाकृत अधिक होता है, ये आपको लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, चावल उत्पादन। भारत में चावल उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। भारत में चावल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन करें। तो चावल के बारे में आपको लिखना है। चावल मानसूनी जलवायु का मुख्य उपज है, ये आपको लिखना है। चावल खरीफ की फसल है।
इसे जून से अगस्त के बीच बोया जाता है तथा नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई कर ली जाती है। ये आप लोग जानते हो, ये आपको लिख देना है। यह देश की 3/4 आबादी का मुख्य आहार है। भारत में संपूर्ण विश्व का 1/5 भाग चावल उत्पन्न होता है। ठीक है। धान के पौधों को पहले अलग छोटे खेत में पौधे के रूप में तैयार किया जाता है। बाद में 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर की दूरी से जल से भरे बड़े खेत में इनकी रोपाई की जाती है। इसे जापानी विधि कहते हैं। ठीक है। अनुकूल भौगोलिक दशाएं, फिर आपको लिखना है भौगोलिक दशाएं। चावल एक उष्ण और आर्द्र जलवायु की फसल है। इसकी उपज के लिए निम्न दशाएं आवश्यक है। पहला हो गया आपका तापमान। ठीक है, तापमान लिख देना है। चावल की तापमान, चावल की उपज के लिए ऊंचा तापमान आवश्यक है। चावल बोते समय 20 डिग्री तापमान, फसल पकते समय 27 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। ये आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है वर्षा। चावल की फसल के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। बोते समय खेतों का जल से भरा होना आवश्यक है। 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल उगाया जाता है। ये याद रखिएगा पॉइंट को। 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल को उगाया जाता है। तीसरा आपको लिखना है मिट्टी। पहला आपको लिख देना है तापमान, दूसरा हो गया वर्षा, तीसरा हो गया आपका मिट्टी। चावल के लिए चिकायुक्त दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। नदियों की घाटियों, डेल्टाओं, तटवर्ती भागों की कांप जलोढ़ मिट्टी में चावल की पैदावार अधिक होती है। ठीक है। फिर आपको लिखना है धरातल। भूमि समतल होनी चाहिए ताकि जल पर्याप्त समय तक खेतों में रह सके। और पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर भी चावल पैदा होता है, लेकिन समतल भूमि पर ज़्यादा मात्रा में ये जो चावल की खेती की जाती है। फिर आपको लिखना है पांचवा पॉइंट जो है श्रम। श्रमिक आपको लिख देना है। चावल पैदा करने के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। खेत जोतना, पौधों की रोपाई, फसल काटना आदि कार्यों में अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अतः सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में चावल पैदा होता है। ये आपको लिख देना है। उत्पादन क्षेत्र, लास्ट पॉइंट आपको लिख देना है कि भारत में चावल का उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। चावल का क्षेत्र जो कि 1950-51 में 308 लाख हेक्टेयर था, जो कि 2010-11 में बढ़कर 449 लाख हेक्टेयर हो गया। 1950-51 में 308 लाख हेक्टेयर था, 2010-11 में बढ़कर 449 लाख हेक्टेयर हो गया। जबकि उत्पादन जो 1950-51 में 205 लाख टन था, जो कि 2010-11 में 959 लाख टन हो गया, 2013-14 में बढ़कर 1063 लाख टन हो गया। ये आपको याद रखना है, ये आपको लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है। अगर आप अभी तक ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन पेपर को नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएगा, देख लेना। इसके अलावा इसका जो पहला पार्ट है अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न का जो पार्ट है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 14 तक, ठीक है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को पहले देख लेना। नेक्स्ट जो है कि भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है, सिंचाई के स्रोतों का वर्णन करें। इस बार मॉडल क्वेश्चन पेपर में बहुत ही इजी क्वेश्चन को डाला है और एग्जाम पेपर में भी आप लोगों को इजी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस मॉडल क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इस चैनल में जितने भी वीडियोस अपलोड किया जाएगा आगे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है, सिंचाई के स्रोतों का वर्णन करें। तो आपको लिखना है भारत में सिंचाई की आवश्यकता निम्न प्रमुख कारण है। पहला हो गया उष्ण जलवायु। भारत उष्ण या उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। यहाँ ऊंचे तापमान के कारण बाष्पीकरण अधिक होता है। ऊंचे तापमान के कारण बाष्पीकरण अधिक होता है। फसलों हेतु नमी की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। वर्षा की असमानता, देश में वर्षा का वितरण असमान है। कहीं अत्यधिक वर्षा होती है तो कहीं अल्प वर्षा होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में फसल उत्पादन के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है वर्षा की अनिश्चितता। अधिकांश वर्षा वर्ष के 2 या 3 माह में ही हो जाती है। जून जुलाई अगस्त में ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है और शेष माह में प्राय शुष्क ही रहते हैं। अतः शेष महीनों में कृषि उपज के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये आपको लिख देना है। सिंचाई की आवश्यकता कब होती है, जब वर्षा की अनिश्चितता रहती है, वर्षा की असमानता, उष्ण जलवायु
ये तीनों पॉइंट्स को आपको लिखना है। सिंचाई के स्रोत, फिर बाद में आपको लिखना है सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोत ये सभी को पता है, सिंचाई कहाँ से की जाती है, कुएं से, नलकूप से। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको लिख देना है कुएं, नलकूप, कोमल झील, ऊंचे भौम जल स्तर वाले क्षेत्र, अर्ध शुष्क एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कुएं तथा नलकूप के द्वारा सिंचाई हेतु भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है। ये आपको लिख देना है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में कुएं द्वारा जो है सिंचाई होती है। नेक्स्ट आपको लिखना है तालाब। तालाब द्वारा सिंचाई दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय भाग में अधिक की जाती है। कहाँ की जाती है? दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय भाग में। इसका कारण यह है कि यहाँ पर प्राचीन चट्टानों से निर्मित पठारी तल है, जहाँ नहरें, कुएं, नलकूप खोदना असंभव है। शैल जल प्रवेश्य है। ऐसी स्थिति में वर्षा जल तथा मौसमी नदियों को बांधकर तालाब बना लिए जाते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में भौम जल स्तर अत्यधिक गहराई पर है तथा सदाबहिनी नदियों के अभाव में नहरें खोदना उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट आपको लिखना है नहरें। भारत में नहरें सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन है। देश के विभिन्न राज्यों में नहरों का जाल बिछा है, जिसके निम्नलिखित कारण है। सदाबहिनी नदियां द्वारा नहरों में जल की प्राप्ति वर्ष भर होती है। समतल धरातल के कारण नहरों का जल खेतों तक पहुंचाया जाता है। मुलायम दोमट व जलोढ़ मिट्टी में नहरों की खुदाई के लिए उपयुक्त है। उपजाऊ भूमि के लिए नहर बनाया जाता है। वर्ष भर वर्षा न होने के कारण नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। नहरों पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। बहुफसली कृषि के कारण फसलों को बार बार सींचने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास का मापदंड होता है, व्याख्या करें। आपको लिखना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व। कोई भी देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वावलंबी ही होता है, अतः उसे अन्य देशों से व्यापार द्वारा अपनी मांगें पूरी करनी पड़ती है। किसी पर व्यापार होने के लिए निम्न शर्तों का होना पूरा जरूरी होता है। पहला, जिन दो पक्षों के बीच व्यापार होना हो उनका एक दूसरे से संपर्क होना आवश्यक है। दूसरा, दोनों पक्षों के पास आदान प्रदान हेतु अतिरिक्त माल होना आवश्यक है। उनके पास उपलब्ध अतिरिक्त माल में भिन्नता होनी चाहिए, अर्थात वह अलग अलग प्रकार का होना चाहिए। दोनों पक्ष एक दूसरे के अतिरिक्त माल का विनिमय करने के इच्छुक हो। दोनों पक्षों को एक दूसरे के अतिरिक्त माल की आवश्यकता होनी चाहिए, तब जाके जो है व्यापार हो पाएगा। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का ज्ञान उसके व्यापार से ही होता है। यह ठीक कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक आर्थिक दबाव मापक यंत्र है, जिसके द्वारा उस देश के जीवन स्तर का पता लग सकता है। जिन देशों में सघन जनसंख्या हो, अधिक मात्रा में जनसंख्या हो, वहाँ प्रति व्यक्ति व्यापार का मूल्य उन देशों की तुलना में कम होता है जहाँ जनसंख्या कम होती है। अतः अनेक बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सही आर्थिक स्तर का ज्ञान तो नहीं हो पाता, किंतु यह आवश्यक ज्ञात हो जाता है कि अमुक देश अन्य देशों की तुलना कहाँ है, ये पता लग जाता है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका मानचित्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, मानचित्र से रिलेटेड। भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। आपको दर्शाना है, यहाँ पर दिया हुआ है कोच्चि, पारादीप, कोलकाता, विशाखापट्टनम, मुंबई। ये आपको दिखा देना है। यहाँ पर ये मानचित्र है। कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। पारादीप जो कि उड़ीसा के अंदर है, यहाँ आपको दिखा देना है। विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखा देना है। कोच्चि यहाँ पर आपको दिखा देना है, ठीक है। और मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पर आपको दिखा देना है। ये आपको दिखा देना है, यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। बहुत ही आसान है। तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, एग्जाम तक तैयारी के लिए, इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।